दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि के आधुनिक भारत के इतिहास का अंतिम भाग 8, जिसमें हम कला संस्कृति, भारत के शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख त्योहार, प्रमुख मंदिर तथा महत्वपूर्ण स्मारक और उनकी अवस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो सामान्य अध्ययन और भारतीय इतिहास से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के आधुनिक भारत खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले कुंभ मेला के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। दोस्तों कुंभ मेला जो है ये 4 जगह आयोजित होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। तो हरिद्वार में जो कुंभ मेला आयोजित होता है वो गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक वर्ष ये मेला आयोजित होता है। प्रत्येक 6वें वर्ष पर अर्ध कुंभ मेला और प्रत्येक 12वें वर्ष पर पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में दोस्तों प्रयागराज में जो कुंभ मेला का आयोजन होता है वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर ये मेला आयोजित होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और दोस्तों प्रत्येक वर्ष ये मेला आयोजित होता है। प्रत्येक 6वें वर्ष पर अर्ध कुंभ मेला और प्रत्येक 12वें वर्ष पर पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला का आयोजन होता है। उज्जैन में जो कुंभ है वो क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है और प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन होता है। प्रत्येक 6वें वर्ष पर अर्ध कुंभ और प्रत्येक 12वें वर्ष पर पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और चौथा जो है नासिक का कुंभ मेला। नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है महाराष्ट्र राज्य में और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन होता है। और अन्य कुंभ की भांति यहाँ प्रत्येक 6वें वर्ष पर अर्ध कुंभ मेला और 12वें वर्ष पर पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद 12 जब कुंभ हो जाता है तो यानी 12 गुणे 12 144वें वर्ष बाद आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया और प्रत्येक 12वें वर्ष पर आयोजित होने वाले कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया गया है। दोस्तों भारत की संस्कृति में 4 मठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 4 मठों की स्थापना किसने? आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी और ये 4 स्थानों पर हैं जो भारत के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ज्योतिर्मठ ये जोशी मठ में उत्तराखंड में स्थित है, ये उत्तर दिशा में है। गोवर्धन मठ दोस्तों पुरी ओडिशा में है, पूरब में। द्वारका पीठ द्वारका गुजरात में है जो कि पश्चिम में स्थित है। और श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम ये श्रृंगेरी कर्नाटक में जो कि दक्षिण दिशा में स्थित है। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 मठों की स्थापना 4 दिशाओं में की गई थी ये संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए किया गया था। अब आइए कुछ परंपरागत पुरस्कारों से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए कालिदास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कला के क्षेत्र में। भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित वर्ष 1957 में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए। और खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार पहले इसको कहा जाता था, अब इसका नाम हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति वी.एस. नायपाल थे। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। और ऑस्कर पुरस्कारों के नामांकित पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी।
आइए देख लेते हैं दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। प्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित जो स्टेट हैं हमारे। तो दोस्तों भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी संख्या कितनी है? 8 है। पहले केवल 7 शास्त्रीय नृत्यों की मान्यता थी, लेकिन अभी असम का जो सत्रिया नृत्य है इसको भी शास्त्रीय यानी क्लासिकल नृत्य में शामिल किया गया है। 8 नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। तो देखिए कथक नृत्य ये उत्तर प्रदेश का है, याद रखिए उत्तर प्रदेश। इसके अलावा सत्रिया नृत्य दोस्तों ये असम में, असम स्टेट में, मणिपुरी नृत्य मणिपुर में, ओडिसी नृत्य ओडिशा में, कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल राज्य के नृत्य हैं और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। अब आइए प्रमुख त्योहारों के बारे में जान लेते हैं, त्योहार और उनसे संबंधित राज्य। दोस्तों बिहू जो है, बिहू असम में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है और ये एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है: फसल बुआई के समय, कटाई के समय और शरद ऋतु के समय। फसल बुआई के समय जो बिहू मनाया जाता है उसको रोंगाली या बोहाग बिहू कहते हैं। कटाई के समय भोगाली या माघ बिहू और शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए ये चपचार कुट है दोस्तों, चपचार कुट मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। इज्तिमा ये भोपाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और देखिए यहाँ पर पोंगल त्यौहार ये जनवरी माह में फसल यानी धान की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन पोंगल किस राज्य में? ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। देखिए त्यागराज आराधना ये त्यौहार जो है ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में, और ओणम प्रसिद्ध त्यौहार ये केरल राज्य में मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख मंदिर और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में। देखिए सबसे पहले हम दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में जानेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर ये शंकर जी का मंदिर है और इसकी स्थापना 1025 से 1050 के बीच में यशोवर्मन नामक शासक ने करवाया था। दूसरा धमेक स्तूप ये सारनाथ में स्थित है, वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर ये धमेक स्तूप सारनाथ में है। और सारनाथ में आप जानते हैं बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे गौतम बुद्ध ने यहीं पे अपना पहला उपदेश भी दिया था। और वाराणसी में जो धमेक स्तूप है इसके निर्माण की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई थी। महाबोधि मंदिर तो दोस्तों ये बोध गया बिहार में स्थित है और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बोध गया महाबोधि विहार यहाँ पर स्थित है। राजा रानी मंदिर तो राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है। स्त्री पुरुष प्रेम को संबंधों को दर्शाता हुआ ये मंदिर, इसको स्थानीय लोग प्रेम मंदिर के नाम से जानते हैं। तो राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। यहाँ पर देखिए सूर्य मंदिर मोढेरा का सूर्य मंदिर दोस्तों मेहसाना जिले में जो है ये गुजरात में स्थित है। और सोलंकी वंश के शासक भीमसेन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर तो ये दोस्तों ये अपने आप में कैलाश मंदिर जो है स्थापत्य का एक उत्कृष्ट और अद्वितीय नमूना है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने कैलाश मंदिर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। विद्याशंकर मंदिर तो ये कर्नाटक में श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है और विद्या ऋषि के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। भीमेश्वर मंदिर गुदीवाड़ा दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, भीमेश्वर मंदिर गुदीवाड़ा का। और बृहदेश्वर मंदिर तो ये दोस्तों ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, ये शैव धर्म से संबंधित है। और चोल शासक राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था।
तो ये था भारत के प्रमुख मंदिरों से संबंधित तथ्य। इसके अलावा आगे देखिए नृत्य और लोक नृत्य। यहाँ पर देखिए दोस्तों कारागम नृत्य। कारागम ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। परंपरागत रूप से रास जो है देखिए रास और गरबा ये गुजरात राज्य में मनाए जाते हैं। रास जो है पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य है। फिर भी दोनों ही नृत्य पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से जो है प्रचलित हैं। घूमर और तेरह ताली ये राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। नटी या नाटी ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दोस्तों मनाया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। और कारागम के बारे में आपने जान लिया, ये तमिलनाडु का प्रमुख धार्मिक नृत्य है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण स्मारक और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में। दोस्तों देखिए इंडिया गेट ये दिल्ली में है और कुतुब मीनार दिल्ली में है। कोहिमा युद्ध स्मारक, तो दोस्तों 1944 में नागालैंड के युद्ध नायकों की याद में कोहिमा युद्ध स्मारक जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहाँ पर युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। विक्टोरिया मेमोरियल ये प्रसिद्ध संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। चौखंडी स्तूप ये दोस्तों सारनाथ वाराणसी में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इसके अलावा विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। चार मीनार आप जानते हैं हैदराबाद में स्थित है। विविध प्रश्नों में आइए देख लेते हैं 1857 की क्रांति यानी प्रमुख विद्रोह स्थल से संबंधित तथ्यों को। दोस्तों 1857 की क्रांति का जो घटनाक्रम रहा वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी थी। और 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। मेरठ की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल का फूल और रोटी था। देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल देखिए कानपुर में मेरठ की क्रांति का जो नेतृत्व, कानपुर में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व पेशवा नाना साहब ने अपने कमांडर इन चीफ तात्या टोपे के साथ किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और इसके सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। और मित्र मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वा दिया और इनको फांसी दे दी गई थी। दोस्तों इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था और इलाहाबाद में जनरल नील ने विद्रोह समाप्त किया था। अगर जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ नेतृत्व की बात करें तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था और अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके इन्होंने प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। और कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर अधिकार किया था। झांसी, तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र झांसी भी था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था झांसी में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और झांसी के राजा गंगाधर राव की वो विधवा थी। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी का 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। और दोस्तों जनरल ह्यूरोस से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की थी। देखिए बरेली नेतृत्व, तो बरेली का 1857 क्रांति में बरेली का नेतृत्व खान बहादुर ने किया था और बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व 80 वर्ष के जो है बाबू कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर में। और असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दीवान मनी राम दत्त ने किया था। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। अब आइए जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर की संविधान सभा कब अस्तित्व में आई थी? तो ये तिथि 31 अक्टूबर 1951 को। जम्मू कश्मीर का नया संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक कब बना था? तो ये 15वीं शताब्दी में।
और दोस्तों जैनुल आबदीन के 50 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर का चहुमुखी विकास हुआ और कुल मिलाकर उसका काल कश्मीर के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग। और जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। दोस्तों कश्मीर का नाम जो है कश्मीर कैसे पड़ा था, तो ये कश्यप ऋषि के नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा। और जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पुडुचेरी के तरह विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इसके साथ ही भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत पारित किया गया है और अनुच्छेद 370 को एक खंड को छोड़कर और अनुच्छेद 35 से निरसित कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के आधार पर कौन सी घटना हुई थी, तो माउंटबेटन प्लान या 3 जून योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र किस विधानसभा वाला है, तो ये तीसरा संघ राज्य क्षेत्र है जिसमें विधानसभा है। दिल्ली पुडुचेरी के बाद जम्मू और कश्मीर विधानसभा वाला तीसरा संघ शासित प्रदेश है। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो राज्य है ये 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबाइलियों का हमला हुआ था। और देखिए शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। अगर हम श्रीनगर के इतिहास की बात करें तो दोस्तों श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी और जैनुल आबदीन को कश्मीर का शासक जो था इसके शासनकाल को कश्मीर का स्वर्ण युग और सहिष्णुता की नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त था, अनुच्छेद 370 के तहत। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विधायिका नहीं होगी, जबकि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक सदनी विधायिका यानी विधानसभा स्थित है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107, जिसको परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें से पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लिए कितनी सीटें रिक्त रखी जाएंगी, तो ये 24 सीटें रिक्त रखी जाएंगी। उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उनके लिए विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 2 सदस्यों को। और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी होगी, तो 10% से अधिक नहीं होगी। और इस वीडियो का और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति ने ये आदेश कब किया था, तो ये दोस्तों राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 1D के अंतर्गत ये आदेश किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने समसामयिक घटना चक्र प्रकाशन द्वारा प्रकाशित जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास का जो है ये आधुनिक भारत के इतिहास का अंतिम भाग पढ़ा। हमने पहले ही प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत को कवर कर लिया है। इसके आगे हम भूगोल की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे जिसके अंतर्गत विश्व और भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप गलत होने की संभावना बहुत कम रहे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।